नुका जी मेवा सिंह विधायक बन गए। मैं उनके पास में किसी काम से गया। मैंने जाके विधायक जी से कहा कि विधायक जी मेरा एक छोटा सा काम है। अब क्या काम है भाई? कि जी मैंने एक बदली करवानी है। कि बदली किस चीज़ की है? कि जी एक होमगार्ड का सिपाही है, उस होमगार्ड के सिपाही की भाई जो सुरेंद्र सिंह जी इंद्री हल्का से नुमाइंदे हैं, प्रजापति समाज से हैं और आप लोगों से यहाँ वोट की प्रार्थना करने के लिए आए हैं। आप इनका इंतजार कर रहे थे, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करने के बाद सुरेंद्र सिंह जी को माइक दूंगा। ये अपना संदेश और अपनी अपील आपके सामने करेंगे। और ये इनसे पहले ही मैं आपसे ये प्रार्थना कर दूं कि आप लोगों की भी रिश्तेदारियां इंद्री विधानसभा क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से होंगी। 36 बरादरी के लोगों की आपस में रिश्तेदारी होती है। आप सभी वहाँ भाई सुरेंद्र जी के पक्ष में वोट डलवा करके इनको सफलता देने का काम करें। और बाद में ये भी आपको वोट की प्रार्थना करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। 2 शब्द ये कहेंगे, इनके शब्द भी आपने बड़े ध्यान से सुने हैं। तो मैं सुरेंद्र जी से यही प्रार्थना करूँगा कि वो थोड़ी देर बैठ के मेरी भी बात सुने, फिर अपनी बात इन लोगों को भी सुनाएं और हम भी सुनेंगे। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाह रहा था कि विधायक ने पूछा कि किस चीज की बदली करानी है। कि ये होमगार्ड का सिपाही है, वो पीपली के लिए पुणे के नीचे ड्यूटी करता है। उसको मैं चाहता हूं कि वो किसी थाने में लग जाए। तो विधायक ने कहा कि भाई इसकी बदली कौन करेगा? कि जिसकी बदली तो SHO करेगा। तो फिर मेवा सिंह विधायक कहने लगा कि भाई SHO तो मेरी मानता ही नहीं। भाई सबसे छोटा जो कर्मचारी है वो होमगार्ड से छोटा तो कोई नहीं ना हो सकता, और SHO से छोटा कोई अधिकारी नहीं हो सकता। यदि एक विधायक एक SHO भी ना माने तो मानने का कौन, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे 5 साल विधायक ने इसी तरह से काट दिए कि जी मेरी तो कोई मानता नहीं है। भाई उसकी घरवाली की तो उसकी मानना मजबूरी है, बाकी 5 साल किसी ने नहीं मानी। उसके अपने मुंह से गाता फिरता रहा कि मेरी तो कोई मानता नहीं है। और इसी तरह के एक वाक्य और आपको बताना चाहता हूँ कि लाडवा अनाज मंडी के अंदर 500-700 किसानों ने इकट्ठ कर लिया। उसका ज्ञापन देना था, SDM के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहते थे कि बिजली के कट बहुत लग रहे हैं, इनको रुकवाया जाए। तो उन्होंने प्रार्थना करी मेवा सिंह जी से कि हमारे इस प्रदर्शन की अगुवाई करें। तो मेवा सिंह जी अगुवाई करते हुए SDM के कार्यालय पहुंच गए। तो वहां जाकर के पता भेजा कि विधायक ज्ञापन देने के लिए आया है। तो SDM नीचे नहीं आया उतर के, मेवा सिंह की टांगें लड़खड़ाने लगी, जबान ततड़ा गई, हाथ हिलने लगे। अंत में वो अपना ज्ञापन एक चौकीदार को दे करके वहां से चलता बना। उस विधायक को इतना ज्ञान नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक विधायक को कितनी ताकत प्राप्त है। वो उस SDM की एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है, वो उस SDM के खिलाफ DC को भी लिख सकता है, वो उस SDM के खिलाफ विधानसभा में भी बोल सकता है। लेकिन बुद्धि किसकी लाए जी मालिक को यही नहीं पता कि मैंने क्या करना। टांगे लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया और लोग ताकते रहे। तो दोस्तों ऐसे विधायकों से आप क्या उम्मीद करेंगे? इसी तरह से ये विधानसभा के अंदर जाते थे, सफेद कपड़े चमचमाते हुए प्रेस करके, वहां पे 5-4 दिन ब्रेड पकौड़े खा के और TADA जेब में डाल के आ जाते थे। यदि यहाँ कोई पूछे कि आप चंडीगढ़ किस लिए गए थे, वो नहीं बता सकता कि इस बार विधानसभा का क्या एजेंडा था। कोई नया कानून बनाना था या किसी पुराने कानून में तरमीम करनी थी, इस चीज का दोस्तों कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कभी भी ऐसे लोग
आपकी इच्छाओं पे खरा नहीं उतर सकते। तो साथियों, इससे भी एक आगे के बताना चाहूंगा कि आपने इससे पहले भी एक विधायक चुना था जिसका नाम था पवन सैनी। पवन सैनी जी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के अंदर प्रवेश करने जा रहे थे। सिक्योरिटी के लोगों ने रोक दिया। वो कहने लगे कि आप अंदर नहीं जा सकते। पवन सैनी जी ने कहा कि मैं विधायक हूँ, मैं विधानसभा में जा सकता हूँ। सिक्योरिटी के लोगों ने कहा कि नहीं। पवन सैनी कहने लगा कि मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है कि ये कहीं से फर्जी बनवा लिया होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये 2 दिन तक टेलीविजन के ऊपर दिखाया गया। 2 दिन तक लगातार अखबारों के अंदर खबर छपती रही। तो लाडवा विधानसभा क्षेत्र के निवासियों, इस तरह की हरकतों से और इस तरह के विधायक चुनने से क्या आपकी हरियाणा प्रदेश के अंदर इज्जत बढ़ी है या घटी है? मैं ये कहूँगा ऐसे विधायकों ने आपको निरंतर अपमानित करने का काम किया है। बाहर के लोग कहते हैं कि किस तरह के भोले भाले लोग लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बसते हैं और इस तरह के नमूनों को बना करके हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में भेज देते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में गए हुए कम से कम भी 10 वर्ष हो चुके हैं। यदि आज भी मैं हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में प्रवेश करने के लिए जाऊं, वहां पे कोई भी अधिकारी बैठा हो, चाहे वो IPS अधिकारी हो, चाहे वो IAS अधिकारी हो, वो खड़ा होकर के मेरे को सैल्यूट करेगा और सर कह करके अंदर बैठा करके आएगा। दोस्तों, इस अंतर को समझना है, इस अंतर को समझना है कि कौन व्यक्ति सक्षम है, कौन व्यक्ति सक्षम नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज मेवा सिंह जी एक भी बात पे वोट नहीं मांग सकते। ना तो वो लोगों में जाके ये कह सकता कि मैंने आपके बच्चों को नौकरी लगवाई, मेरे को वोट दीजिए। ना वो ये कह सकता कि मैंने आपके क्षेत्र में विकास का पैसा भिजवाया, मेरे को वोट दीजिए। ना वो ये कह सकता कि मैंने आपके थाने तहसील के काम किए, मेरे को वोट दीजिए। आज उसके पास वोट मांगने के लिए कोई शब्द नहीं है, अंदर से खोखला हो चुका है। केवल एक ही बात उसके पास बचती है जो लोगों के बीच में जाके कहता है। लोगों के बीच में जाके कहेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, फिर आपके बच्चों को मैं नौकरी दिलाऊंगा, बदलियां कराऊंगा। तो दोस्तों, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि किसने उसको भड़का दिया कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाला है? कौन से पत्र में लिखा है कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाला है? कि भाई यदि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनया तो हम किसकी माँ को माँ कहेंगे, कहाँ जाएंगे? और यदि हुड्डा मुख्यमंत्री बन गया और तू नहीं बने, फिर हम कहाँ जाएंगे, किस खाते में जाएंगे? तो उसको ये बयान नहीं है, सिर्फ भकाने का काम है। ये तो वही बात हुई कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, इसी तरह से आपको बताते रहेंगे। और फिर जिस व्यक्ति का नाम लेकर के वो वोट मांगने का प्रयास कर रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई अमेरिका से चल के नहीं आएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश का 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुका है। और दोस्तों, 10 साल की जो उसकी कार्यशैली रही है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो विशेष तौर से हमारे जो 4 जिले करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, यहाँ का निरंतर शोषण भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया है। निरंतर हमारे बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। इस सभा के अंदर 36 बरादरी के लोग बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप करनाल से कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला तक चले जाएं, अपनी रिश्तेदारियों में टेलीफोन करके पूछें कि हुड्डा जी के शासनकाल में किसी का बच्चा कोई भी अधिकारी लगा हो, कोई SDM लगा हो, DSP लगा हो, कोई DFSC लगा हो, ETO लगा हो, एक व्यक्ति बता दें इन 4 जिलों से नहीं लगा। यदि कोई ये साबित कर दे कि किसी का बच्चा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अधिकारी बनाने का काम किया, तो दोस्तों इसी मंच से आकर के माफी मांगने का काम करूंगा। यहाँ तक के कुछ एक लोग यमुनानगर के पास के, रादौर के पास के हुड्डा जी के नारे लगाते फिरते थे कि हुड्डा जिंदाबाद। मैंने जनता के माध्यम से उन लोगों से भी पूछा कि कोई एक व्यक्ति बताए थे कि हुड्डा ने किसी का सिपाही भी लगाया हो। और इससे भी और नजदीक की बात आपसे कह रहा हूँ,
मेवा सिंह जी आपके बीच में आएंगे, उससे पूछना कि श्री सिंह बड़शामी कह के गया है कि 10 साल के अंदर हुड्डा ने तेरे बेटे को नौकरी क्यों नहीं लगाया। इससे तो और नजदीक की बात नहीं हो सकती। हुड्डा ने तेरे बेटे को नौकरी क्यों नहीं लगाया, तेरे भतीजे को नौकरी क्यों नहीं लगवाया, तेरे गांव का कोई बच्चा हुड्डा ने नौकरी लगवाया तो बता दे। जो भी बच्चे लगे हैं वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन काल में लगे हैं। और आज भी हमारे भोले भाई लोग विधायक के पास जाएंगे और कहेंगे कि विधायक जी थानेदार की नौकरी निकली हुई है, मेरे बेटे को थानेदार लगवा दो। पर्ची लेके जेब में डाल लेता है, कहता थानेदार लगवाऊंगा। वो घोड़ा भाड़ा बेचारा कार्य करता, परिवार के सदस्यों के बीच में बैठ के चर्चा करता है कि विधायक ने मेरी पर्ची पकड़ ली और बेटा तो थानेदार बन जाएगा। उस घोड़े भंडारी को ये ज्ञान नहीं है कि ये अपने थानेदार कहाँ से इनके बहकावे आते हैं। तो दोस्तों इनका बहकावा ज्यादा लंबा चलने वाला दोस्तों नहीं है। और जहाँ तक सवाल है नौकरी देने का, केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरी बांट करके देने का काम किया था। आप में से भी कई लोग सोचते होंगे कि बड़शामी झूठ बोल रहा है, हमने तो वो नौकरी बंटती नहीं दिखी, ना किसी की राशन की दुकान पे दिखी और ना किसी हलवाई की दुकान पे दिखी कि नौकरी कहाँ बंटी थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल में पहले लॉट में 3000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होनी थी। उनको जनसंख्या के आधार पर बांट दिया गया था कि इस जिला के अंदर 200 लगेंगे, इसके अंदर 150 लगेंगे और इसके अंदर 100 लगेंगे या 50 लगेंगे। उन सब का जो भर्ती की चयन प्रक्रिया थी वो जिला स्तर पे की गई थी। सारी भाग दौड़ नाप तोड़ सब जिला स्तर पे किया गया था। जिस जिले में जितनी नौकरी आई थी वो वहीं के बच्चे तो लगे थे कि नहीं लगे थे। तो इस तरह से नौकरी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बांटी थी। और दोस्तों जब दुर्भाग्य से सत्ता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में लगी तो हुड्डा जी ने सबसे पहले एक आदेश पारित किया कि आगे से कोई भी नौकरी जो है वो जिला स्तर पे नहीं लगेगी, वो प्रदेश स्तर के ऊपर लगाई जाएगी। उस समय भी 3000 पुलिस कर्मियों की भर्ती निकली थी, तो वह सारी की सारी भर्ती की चयन प्रक्रिया प्रदेश स्तर के ऊपर की गई थी। सारी भाग दौड़ नाप तोड़ और इम्तिहान वगैरह प्रदेश स्तर पे हुआ था। और जो दोस्तों परिणाम आए वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम थे, बड़े चकित करने वाले परिणाम थे। परिणाम क्या बोलते हैं कि रोहतक के बच्चे कितने लगे 400 3000 में से, सोनीपत के कितने बच्चे लगे 350, रेवाड़ी के कितने लगे 300 और कुरुक्षेत्र के हिस्से में कितने आए थे, केवल 26 बच्चे आए थे। 26 बच्चे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। निरंतर 10 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। दोस्तों यहाँ तक के ट्यूबवेल ऑपरेटर तक भी रोहतक के भेज दिए थे, पटवारी तक भी रोहतक के भेज दिए थे। आपके पास में गादड़ी गांव है, गादड़ी गांव के अंदर एक ट्यूबवेल ऑपरेटर सांगी गांव से हुड्डा जी ने भेज दिया। गांव के लोगों को बड़ा बुरा लगा, वो इकट्ठे होकर के उस समय के विधायक रमेश गुप्ता जी के पास गए, कहने लगे कि गुप्ता जी ये तो हद होगी कि ट्यूबवेल ऑपरेटर भी यहाँ का नहीं लग सकता, तो हम कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह का सिलसिला बड़े लंबे समय तक चलता रहा। यदि आज भी कोई हुड्डा जी के नाम की वोट मांगने आए तो दोस्तों को शर्मिंदा जरूर करना कि जिस व्यक्ति ने निरंतर हमें 10 साल तक प्रताड़ित किया और 10 साल तक हमारे बच्चों का शोषण किया, उसका यहाँ वोट का कोई हक नहीं बनता। और ये हमारा इलाका है दोस्तों, इन 4 जिलों के अंदर आप घूम के देखो, आपको लहराती हुई फसलें नजर आएंगी, शहर बाजारों के अंदर रौनक नजर आएगी, लोगों के चेहरे पे खुशहाली नजर आएगी। रोहतक में जाके देखो ऊबड़ खाबड़ जमीनें मिलेंगी, खेतों में झाड़ झूड़ खड़े मिलेंगे, देवानी और हिसार के अंदर आज भी रेत के टीले मिलेंगे। यदि मैं यह कहूँ कि हम सारे हरियाणा का पेट पालने का काम करते हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा धान पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा आलू पैदा करते हैं और इस सारे हरियाणा का पेट पालते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो यहाँ के हिस्से में कुछ नहीं आता। जब नौकरी की बात आती है यहाँ के हिस्से में कुछ नहीं आता।
तो दोस्तों आज भी उसके नाम पे वोट मांगते हैं मेवा सिंह जैसे लोग। इनको पूरी तरह से आप लोगों ने प्रताड़ित करना है। और यहाँ तक के जो बड़ी संस्थाएं हैं जो केंद्र की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को दी थी, वो भी हुड्डा जी ने रोहतक के अंदर बनवाने का काम किया। दोस्तों एम्स का अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, एक हॉस्पिटल केंद्र की सरकार ने दिया, वो भी हुड्डा जी ने रोहतक में खोल दिया। कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुड्डा जी ने हरियाणा को दिया, वो भी हुड्डा जी ने रोहतक में खोल दिया। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिला, वो भी रोहतक के अंदर खोल दिया। एकमात्र एक डिफेंस यूनिवर्सिटी मिली थी हरियाणा को, जो आजकल के नौजवान बच्चों की जरूरत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, वो भी हुड्डा जी ने रोहतक के अंदर खोल दी। स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी मिली, वो भी रोहतक के अंदर खोल दी। रोहतक के अंदर 7 यूनिवर्सिटीज खोलने का काम किया। और इस कुरुक्षेत्र के अंदर 10 साल के अंदर एक भी गवर्नमेंट कॉलेज का निर्माण नहीं किया। ये बड़शामी नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड बोल रहा है दोस्तों, रिकॉर्ड बोल रहा है। और साथियों मेरे जाने के बाद कई लोग इस सभा में से भी कहेंगे कि शेर सिंह बड़शामी अपने नेता की तारीफ करके चला गया और भूपेंद्र हुड्डा की बुराई करके चला गया। ये राजनीतिक लोग तो इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैंने कहा उसको मैं सत्यापित करने के लिए भी आपको नुस्खा बता के जा रहा हूँ। आप डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में जाएं और एक RTI लगाएं और उसमें पूछें कि 10 साल का जो हुड्डा जी का शासनकाल था उसमें कुरुक्षेत्र के कितने बच्चों को नौकरी मिली थी, उसका सारा ब्यौरा वहां से मिल जाएगा। यदि उस RTI के अंदर ये पता लगे कि कुरुक्षेत्र के बच्चों को भी बराबर की नौकरी मिली थी, तो ये समझ लेना कि शेर सिंह बड़शामी झूठ बोल के गया। यदि वो सर्टिफिकेट ये बताए कि कोई नौकरी नहीं मिली, तब तो कहोगे कि नहीं कि बड़शामी सच बोल के गया। और इससे भी ज्यादा और सच्चाई चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ के अंदर चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में जाएं और वहां पे जाके RTI लगाएं और पूछे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिला को कितना कितना विकास के नाम का पैसा मिला था। वहां से आपको पता लग जाएगा। यदि कुरुक्षेत्र से 1000 गुना पैसा रोहतक को ना मिला हो तो मेरे को झूठा कह देना। 1000 गुना सारा का सारा पैसा इस व्यक्ति ने रोहतक के अंदर लगाने का काम किया। यहाँ तक के यमुनानगर से इंद्री तक की 4 लेन की सड़क बननी थी, बाईपास बनना था, उसका सारा पैसा आ चुका था, सब काम मुकम्मल थे। उसको भी उठा के अंत में अपने बेटे के क्षेत्र झज्जर के अंदर जाके निर्माण करवाने का काम किया। आप RTI लगा करके देख सकते हैं साथियों। मैंने एक बार नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विधानसभा में भी कई बार ललकारा। हुड्डा कहते थे कि शेर सिंह बड़शामी तो रोहतक वालों को गालियां देने के लिए खड़ा हो जाता है। मैंने कहा हुड्डा जी मैं गाली नहीं देता, मैं आपको आंकड़ों सहित बताना चाहता हूँ कि किस तरह का सुतेला व्यवहार आप हमारे साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों जब मैं बोलना शुरू हो जाता था, हुड्डा जी कैंटीन में जाकर के बैठ जाता था। जब मैं बोलना बंद कर देता था फिर आके विधानसभा के अंदर बैठ जाता था। तो आज भी उनके नाम की अगर वोट मांगे तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्तों आपके साथ ही मैं बीजेपी के बारे में भी बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने जब से सत्ता संभाली है पूरी तरह से बेकारी और बेरोजगारी फैलाने का काम किया है। बीजेपी ने कौन सी नौकरी शुरू की कि DC रेट की नौकरी। बच्चे हमारे पास आते थे, नौकरी मांगते थे कि DC रेट की नौकरी लगवा दो जी। उसका पहले तो हमें भी नहीं पता था कि ये कौन सी नौकरी है। एक कच्ची नौकरी है, कंट्रेक्चुअल नौकरी है। उसके बाद कौशल योजना के तहत नौकरी, ये सारी टेम्परेरी नौकरी है। 2-4 साल बेचारा कोई नौकरी करेगा, उसके बाद वो कॉमरेज हो जाएगा, उसको कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी, वो बेकारी के अंदर शामिल हो जाता है। मिलिट्री की नौकरी के प्रति हमारे नौजवानों का रुझान था। बड़ी अच्छी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, अच्छी पेंशन मिलती थी और एक शौर्य प्राप्त करने वाली नौकरी थी। लेकिन बीजेपी के लोगों ने उस नौकरी को भी बिगाड़ दिया, केवल 4 साल की नौकरी कर दी है। और दोस्तों आज इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भी एक प्रत्याशी के तौर पे आपके बीच में आया है। वो भी वोट मांगने के लिए आएगा, तो उससे ये कह देना कि शेर सिंह बड़शामी आया था, वो ये कह के गया कि नैब सैनी 5 साल तक यहाँ से सांसद रहा है और 6 महीने से यहाँ वो मुख्यमंत्री है।
वो अपनी सूची जारी कर दे कि कितने बच्चों को नौकरी दिलाई, और साथ में शेर सिंह बड़शामी भी सूची जारी कर देगा। यदि बच्चे मैंने ज्यादा लगवाए तो वोट लेने का अधिकार मेरा बनता है दोस्तों, न कि उसका बनता है। यदि उसने बच्चे ज्यादा लगवाए हैं तो वोट उसको दे देना, मेरे को वोट मत देना। मैं अपने करे की वोट मांग रहा हूँ, बिना करे बहकाने की वोट मैंने कभी भी नहीं मांगी है। तो दोस्तों, मैं आपके बीच में यही दो बात कहने के लिए आया था। और आज हमारी पार्टी ने कुछ एक घोषणाएं की हैं, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने 1977 में की थी, 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की घोषणा की थी। आज वो बुढ़ापा पेंशन सैकड़ों में ना बल्कि हजारों में जा चुकी है। अब हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि सत्ता प्राप्ति पे हम हरियाणा प्रदेश के अंदर बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपए देने का काम करेंगे। और जिन लोगों की पेंशन कट चुकी है, चाहे वो किसी भी वजह से कटी है, उसकी कटी हुई पेंशन का भी पूरी भरपाई करने का काम करेंगे। और इसके साथ ही हमने आयु सीमा भी घटाने का काम किया है। पहले यह 60 साल की थी कि 60 साल का महिला और पुरुष पेंशन लेने का पात्र होता था। अब हमने इसको घटा करके 58 वर्ष कर दिया है कि 58 वर्ष का व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर सकता है। और इसके साथ ही भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के लोग आपके बीच में आएंगे और कहेंगे कि यदि हमें सत्ता प्राप्त होती है तो हम गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपए घटाने का काम करेंगे। अन्य राजनीतिक दल आएगा, वो कहेगा कि हम 400 रुपए सिलेंडर की कीमत घटाने का काम करेंगे। साथियों, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम अपनी माताओं को, बहनों को पूरी तरह से फ्री गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, जिसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही प्रत्येक महीने का हम 1200 रुपए महीने का रसोई का खर्चा भी अपनी माताओं को और बहनों को देने का काम करेंगे, जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने दिया है। और जो हमारे बेरोजगार बच्चे दोस्तों आज घूम रहे हैं, हमने उनका बेरोजगारी का भत्ता भी बढ़ा करके 21,000 रुपए तक कर दिया है। और आज हमारे देश के अंदर, हमारे प्रांत के अंदर 100 गज के प्लाट दिए जा रहे हैं। हमने उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने का काम किया है कि हम सत्ता प्राप्ति के बाद किसी को भी खाली प्लाट नहीं देंगे, उसके ऊपर निर्माण करके घर बना करके हम प्लाट देने का काम करेंगे। और हमारी पार्टी ने एक विशेष किस्म का निर्णय लिया है जो आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने दोस्तों छुआ तक नहीं है। हमने निर्णय लिया कि सत्ता प्राप्ति के बाद हम हरियाणा प्रदेश के अंदर नए गांव बसाने का काम करेंगे। आज मौजूदा गांव के अंदर तंगी आ रही है, लाल डोरे के अंदर जगह नहीं रही है, लोग जमीन जाके शहर में खरीदते हैं, महंगी जमीन पड़ती है, मकान नहीं बना सकते।